है दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पीके पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग लुसेंट सामान्य ज्ञान जो कि लेटेस्ट पब्लिकेशन का है उससे इतिहास का वीडियो बनाने जा रहे हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। भारत का इतिहास। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारती अर्थात भरत की संतान कहा गया है। भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था जो प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप अर्थात जम्बू यानी कि जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश में इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंदी। तो इंदे थे, यूनानियों ने इंडिया कह दिया और अरबों ने हिंदी से इसे हिंदुस्तान कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाता था। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेजों ने इसे इंडिया कहने लगे और फारसियों ने हिंदू शब्द से इसे हिंदुस्तान कहने लगे। विंध्य पर्वत की श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों की बहुमत है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की बहुमत है और दक्षिण में द्रविड़ परिवार भाषाएं बोलने वालों की बहुमत है। नोट: भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वे इस प्रकार हैं: प्रोटो ऑस्ट्रेलियोलाइड और पेलियो मेडिटेरियन और काकेसायड, निग्रोयड और मंगोलाइड। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जैसे कश्मीरी वाले का एक असल ही मतलब कि बॉडी शेप साइज होता है और नॉर्थ ईस्ट वाले को अलग ही होता है और दक्षिण इंडियन वाले को जो है सबका कुछ न कुछ भौगोलिक स्थिति के कारण भी ढेर सारे में परिवर्तन देखा जाता है। तो भारतीय इतिहास के अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। नोट: सबसे पहले इतिहासकार को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफस क्रिस्टोफ सेलियरस हैं, जो कि 1638 से 1707 AD को हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हैं प्राचीन भारत। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत को देखते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में यह जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। पहला है धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातात्विक संबंध साक्ष्य। ये 4 चीज़ें, जिससे धर्म और इतिहास हर समय में चलते आ रहा है और विदेशियों का विवरण और पुरातात्विक संबंध का साक्ष्य। ये 4 चीज़ से जो है ना प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में पता चलता है। तो पहला दूसरा धर्म एवं ऐतिहासिक ग्रंथों से मिलने वाले महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में देखते हैं।
भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद वसुदैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपराओं वेदों को नियत तथा अपौरुष यानी कि ईश्वर के द्वारा रचिता मानी जाती है। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हैं। इन 4 वेदों को संहिता के नाम से जाना जाता है या संहिता कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं ऋग्वेद को। तो ऋग्वेद के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, जिसे वाल्मीकि पाठ के 11 सूक्तों एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास, ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल की बात करें तो इसमें देवता सोम का उल्लेख मिलता है। वहीं पे हम लोग 8वें मंडल की बात करें तो 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है और चतुष्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त हैं, जिसके आधार पर 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के कर्म से मुख, भुजा, जंघा और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। तो ब्राह्मण मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जंघा से और शूद्र चरणों से उत्पन्न हुए हैं। नोट: धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसाय, दायित्वों और कर्तव्य तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द का संबंध गाय से है। अघन्य शब्द का संबंध ऋग्वेद में गाय से है। यदि वह ईसा पूर्व एवं ईस्वी की बात करें तो वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो ईसा मसीह कैलेंडर यानी कि जूलियन कैलेंडर, ईसाई धर्म ईसा मसीह के जन्म वर्ष यानी कल्पित यानी कल्पना के आधार पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को BC यानी ईसा पूर्व यानी कि BC बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस यानी कि जीसस के जन्म से पहले यानी कि बिफोर को ईसा पूर्व कहते हैं या कहा जाता है, तथा ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में एवं मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ था। तो ये उल्टे क्रम में आ रहा है, बड़ा से छोटा की ओर आ रहा, उल्टा क्रम है। यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म और 483 ईसा पूर्व मृत्यु हुई थी। ईसा मसीह के जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईस्वी कहलाता है। इसके लिए संक्षिप्त में लिखा जाता है। इसके लिए संक्षिप्त में लिखा जाता है। ईस्वी को लैटिन भाषा के शब्द एडी में भी लिखा जाता है। एडी यानी कि एनो डोमिनी, जिसका शाब्दिक अर्थ है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जेसस, यानी कि उसमें उसके जन्म के बाद से, यानी ईसा पूर्व पहले था और एडी ये जन्म के बाद से जोड़ा जाता है।
विसेंट आर्थर स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में तैयार किया। इस पुस्तक के 1/3 भाग में केवल सिकंदर का आक्रमण वर्णित है। इसमें भारत के स्वेच्छाचारी शासन वाला देश कहा गया है, जिसे ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले कभी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ था। उन्होंने लिखा है, वस्तुतः भारतीय इतिहासकारों का सरोकार शासन के एकमात्र स्वरूप तानाशाही से ही है। नेक्स्ट है, वामना अवतार के 3 पगों की आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। नोट है, प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। वहीं यजुर्वेद की बात करें तो स्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए, ऐसे यजुर्वेद जो है ना, इसमें जो है ना यज्ञ से संबंधित है, इससे मतलब नॉर्मली समझते हैं। मंत्रों तथा बलि के लिए अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अर्धवयु कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। यज्ञों के नियमों और विधि विधान का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है, बलि जो दिया जाता है। यह एक ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों में वर्णित है। गद और पद मतलब शॉर्टकट और गद मतलब जो डिटेल से दिया हो। नेक्स्ट, सोमवेद की बात करें तो साम का शाब्दिक अर्थ गान है। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं यानी कि मंत्रों का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उद्धृत कहते हैं। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें 1810 सूक्त हैं जो प्रायः ऋग्वेद से ही लिया गया है। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इसमें संगीत का जो है ना पहला बार प्रयोग किया गया है, इसीलिए इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। नोट, यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटनाएं का वर्णन नहीं मिलता है। इसमें यानी कि इसमें वेद से रिलेटेड है, लेकिन ऐतिहासिक का इसमें कोई जिक्र नहीं किया गया है। वही अब जो है ना अथर्ववेद को देखते हैं। अथर्ववेद अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद हैं। इसके कुछ मंत्र ऋग्वेदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर हैं। औषधि का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं, ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। पृथ्वी सूक्त अर्थवेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन यानी कि खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा परिणय गतियों यानी कि राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियां एवं औषधि, सांप, वशीकरण, पराशैत, मातृभूमि, महामात्र आदि का विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोना का भी वर्णन है।
अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। देश की समृद्धि का अच्छा कुरु हरियाणा वाला क्षेत्र ऐसा जगह है जहाँ के राजा परीक्षित थे और वहाँ पे जो है ना समृद्धि का अच्छा चित्रण यानी कि वहाँ से जानकारी मिलती है। तो इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियों कहा गया है। जो सभा और समिति होता था उसे दो प्रजापति की दो पुत्री कहा गया है। वेदों की भी कोई शाखा वेदों की कई शाखा हैं जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े अलग अलग दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती हैं। जैसे साकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। साकल शाखा ये ऋग्वेद से जुड़ी है जो एकमात्र जीवित शाखा है। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद दैनिक दो शाखाओं में बांटा गया है। ऋग्वेद की एक शाखा सकाल है, लेकिन वही यजुर्वेद की बात करें तो इसमें शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद ये दो शाखाओं में बांटा गया है। माध्य निंद और काण्व ये यजुर्वेद अथवा वाजसैन्य संहिता की शाखाएं हैं। माध्य निंद और काण्व ये शुक्ल यजुर्वेद यानी कि यजुर्वेद का भी जो है ना दो शाखाएं थी, शाक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो शाक्ल यजुर्वेद का भी दो हैं जिसका माध्य निंद और काण्व ये शुक्ल यजुर्वेद के दो शाखाएं हैं अथवा वाजसैन्य संहिता की शाखाएं हैं। अच्छा, यानी कि ये शुक्ल यजुर्वेद को वाजसैन्य संहिता की शाखाएं भी कहा जाता है। वहीं कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं की बात करें तो इसमें है काठक। कृष्ण यजुर्वेद के जो ना शाक्ल और कृष्ण है तो शाक्ल को भी देख लिए और कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएं देख लिए। इसमें काकट है और कनिष्टल, मैत्रेयानी, तैत्तिरीय ये चार शाखाएं कृष्ण यजुर्वेद यानी कि यजुर्वेद में भी जो है ना का कृष्ण की शाखा से चार इसलिए निकलता है। तो कोथुम, रानायनीय, जैमिनीय या तलवाकर सामवेद की शाखाएं हैं। यानी कि कोमिथु, रानायनीय और जैमिनी और तलवाकर सामवेद की शाखाएं हैं। अथर्ववेद की शाखाएं शौनक और पेपलाद हैं। अथर्ववेद की बात करें तो अथर्ववेद की दो शाखाएं हैं शौनक और पेपलाद हैं। और वहीं सामवेद की बात करें तो ये तलवाकर, कोमथ्यूम, हिरानायनी और जैमिनी ये सामवेद की हैं। नोट: सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। अथर्ववेद की दो शाखा भी देख ली, शौनक और पेपलाद। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद में देखते हैं। ब्राह्मण संहिता के पश्चात यानी कि संहिता में चार आता है ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, आयुर्वेद। तो वो संहिता के पश्चात ब्राह्मणों, अरण्यकों तथा उपनिषदों का स्थान है। इनसे उत्तर वेदिक कालीन समाज यानी वेदिक काल यानी चार जो वेद हैं उसके बाद जो काल है उसमें ये सब आता है ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। इनसे उत्तर वेदिक काल समाज संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त मिलती है। उत्तर वेदिक काल का जानकारी कहाँ से मिलता है तो ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद से ये सबसे मिलता है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं जिसे सारणी में दिया गया है। यानी कि ब्राह्मण जो हैं ये वो किताब है जिससे चार वेद जो है ना सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, इस वेदों को समझने के लिए जिस किताब का जो है ना गद्य के रूप में लिखा गया है उसे ही ब्राह्मण कहते हैं। जिसे कि ये वेद हैं, वेद को समझने के लिए ऐत्रेय यानी कि कौशिकी ये ग्रंथ है उसको समझने के लिए, और यजुर्वेद को समझने के लिए तैत्तिरीय, शतपथ, ब्राह्मण है
यानी कि होता है ना किसी किताब को शॉर्ट कोट, यानी कि वो पद में लिखा गया, इसको डिटेल में ये गद्य में है। यहाँ पे कह रहा है ये गद्य में है, तो वो पद शॉर्ट फॉर्म में होता है कविता के रूप में, और ये जो है ना गद्य जो होता है ये सब डिटेल में होता है, एक्सप्लेनेशन के साथ होता है। तो ऋग्वेद को समझने के लिए ऐतरेय कौशिकी और यजुर्वेद को समझने के लिए तैत्तिरीय शतपथ है, और सामवेद को समझने के लिए पंचविंश ब्राह्मण ग्रंथ, ये ग्रंथ ब्राह्मण में ये चारों के चारों होता है, और अथर्ववेद को समझने के लिए गौपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। तो इसको देख लिए हैं। अब देखते हैं इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व, यानी परीक्षित जो राजा था और बिंबिसार जो था, तो उन दोनों के बीच की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। ऐतरेय में राज अभिषेक के नियम एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम मिलते हैं। तो ऐतरेय जो है ना ऋग्वेद को समझने के लिए जिस गद्य यानी कि ब्राह्मण ग्रंथ का प्रयोग किया जाता है उसे ऐतरेय कहते थे। इस ऐतरेय में ही राज अभिषेक के नियम और कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। और शतपथ में गंधार, शल्क, केकय, करु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है ये शतपथ में। तो देखते हैं वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का ही स्थान है, यानी कि महत्व के तौर पे ये जो शतपथ ब्राह्मण है ऋग्वेद के बाद। अरण्यक में यज्ञों से जुड़े कर्म कांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति होती है। अरण्यक जो है ना यानी कर्मकांड, यानी कि अग्नि से कर्मकांड से जुड़ा हुआ है अरण्यक। नेक्स्ट देखते हैं उपनिषद की बात करें तो उपनिषदों की संख्या 108 है, जिसमें 13 को मूलभूत उपनिषद की श्रेणी में रखा गया है। इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा तथा ब्रह्मा की व्याख्या की गई है। तो उपनिषद दोस्तों हम लोग जानते हैं कि उपनिषद जो है ना ये वेद का जो है ना सबसे निचोड़ पॉइंट, कंक्लूजन, लास्ट वाला पार्ट जो है ना उसे उपनिषद कहते हैं, वो लास्ट में लिखा जाता है। इसीलिए इसमें जो है ना जैसे दार्शनिक से जुड़े विचार हैं, शरीर क्या है, ब्रह्मांड क्या है, आत्मा क्या है, ब्रह्मा, इस सब जो है ना लास्ट में जिन कंक्लूजन के तौर पे थीम को लिखा जाता है, ये उपनिषद लास्ट रहता है, वेद का लास्ट पॉइंट रहता है। तो स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयानी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ, शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष के तौर पे बताया गया है। यानी कि मैत्रेयानी संहिता में जिस तरह से इंसान जुआ, शराब के साथ उपयोग करते हैं, उसी तरह से स्त्री को उसके बाद तीसरे स्तर पे मुख्य दोष के तौर पे बताया गया है। तो शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। तो दोस्तों ये चीज़ ध्यान में याद रखना, अर्धांगिनी जो है ना जिस तरह से शिव और महादेव को जो है ना फोटो देखते हैं तो उसमें अर्धांगिनी के तौर पे ही दिखाया गया। तो ये शतपथ ब्राह्मण में ही ये मतलब कहा गया है। जवालोपनिषद की बात करें तो इसमें 4 आश्रमों का वर्णन मिलता है, 4 आश्रमों का वर्णन मिलता है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं परमाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल यानी कि पुष्यमित्र शुंग काल जो है ना ये उस समय का जो ये मानक ग्रंथ है। और नारद स्मृति गुप्त युग यानी कि गुप्त काल का जो है ना इसमें विषय की जानकारी मिलती है, जैसे समुद्रगुप्त हो गया उस समय का जो ना ये इसमें मिलता है नारद स्मृति में। और ये मनुस्मृति किस समय से, शुंग वंश का ये शुंग काल से संबंधित है। वेदांग की बात करें, वेदांग एवं सूत्र को देखते हैं। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। ये है शिक्षा यानी कि उसका शुद्ध उच्चारण होना चाहिए कि उस शुद्ध उच्चारण के लिए, और कल्प यानी कर्म कांडनीय विधि, कल्पना की शक्ति होनी चाहिए। निरुक्ति यानी कि शब्दों की व्युत्पत्ति की शास्त्र मतलब कि इटोमोलॉजी, जिस तरह से कहते हैं एक एक शब्द के बारे में डिटेल जानकारी। और कह रहे हैं व्याकरण की समझ होनी चाहिए, और छंद ज्योतिष का भी समझ होनी चाहिए। वेदांग में ये सब चीज़ें हैं। नेक्स्ट देखते हैं
नेक्स्ट है, वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का परिणय किया गया। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का परिणय किया गया। स्रोत, गृह और धर्म सूत्रों के अध्ययन से हमें यज्ञ विधि विधानों, कर्मकांडों तथा राजनीतिक विधि एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ज्ञात करते हैं। यानी कि स्रोत, गृह और धर्म सूत्रों के अध्ययन से, ये तीनों की अध्ययन से यज्ञ विधि विधान, कर्मकांड तथा राजनीतिक विधि एवं व्यवहारिक से संबंधित महत्वपूर्ण बात करते हैं। प्रमुख सूत्रकारों में गौतम, बोधायन, आपस्तंभ, वशिष्ठी आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। ये सब जो है प्रमुख सूत्रकार हैं, जैसे गौतम हैं, आपस्तंभ हैं, वशिष्ठी हैं। वशिष्ठी एक पुरोहित भी हैं। तो ये जो है ना ये सब जो है ना सूत्रकार हैं जो सूत्र लिखते हैं। सूत्रों में गौतम धर्मसूत्र सबसे प्राचीन माना जाता है। ये जो है सूत्र मतलब होता है ना कि कोटेशन के रूप में लिखा जाता है, तो उसमें गौतम धर्मसूत्र सबसे प्राचीन माना जाता है। अब हम लोग देखते हैं पुराणों को। पुराण भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों से मिलता है। ये इतिहास नहीं, ये ऐतिहासिक कथा का विवरण पुराणों से मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इसके पुत्र उग्रसर्वा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है, जिनमें केवल 5 यानी कि मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्रह्मा और भागवत, ये तीनों, ब्रह्मा भागवत को ध्यान रखना, ये तो मत्स्य, वायु, विष्णु, ये राजाओं की वंशावली पाई जाती है। नोट है, पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीनतम एवं प्रमाणिक है। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीनतम और प्रमाणिक है। नेक्स्ट है, अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में क्या करते थे? सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफ़ी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है। वही अब लोग हम बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य की बात करें तो बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य में जातक, बौद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से प्राप्त होता है। जिस तरह से बौद्ध धर्म का कथा वस्तु से प्राप्त होता है, जीवन चरित्र, बुद्ध के जीवन चरित्र, उसी तरह से जैन के बारे में कल्पसूत्र से प्राप्त होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवनी यानी कि जैन ग्रंथ है, और जैन ग्रंथ में भी सूत्र है, भगवती सूत्र है, उसमें महावीर के जन्म, कीर्तिज्ञों एवं अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण बताता है। यानी कि जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में उसके समकालीन विवरणों हैं। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य यानी कि कौटिल्य या विष्णुगुप्त हैं। यह 15 अधिकरण और 180 प्रकरण यानी कि एक तरह से इसके अध्याय और ये टॉपिक मान लिया जाए कि इतना अध्याय तो अधिकरण और ये प्रकरण यानी कि टॉपिक 180 प्रकरण में विभाजित है। ये अर्थशास्त्र जो कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है।
इसमें मौर्यकालीन इतिहासों की जानकारी प्राप्त होती है। इसका अनुवादक श्याम शास्त्री हैं, अनुवादक श्याम शास्त्री हैं। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हण के द्वारा किया गया था। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध, ये जो ने कल्हण लिखने का प्रयास किया। कल्हण द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी यानी कि राजाओं की नदी, इस ग्रंथ में 8 सर्ग जिन्हें तरंगों की संज्ञा दी गई है। इसमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासकों का वर्णन है। 8 सर्ग मतलब अध्याय के तौर पे हम लोग कह सकते हैं कि है इसमें 1 से लेकर 12वीं तक 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासकों का वर्णन है। किसमें? राजतरंगिणी में, जो कल्हण के द्वारा लिखा गया है। अब देखते हैं अरबों को सिंध विजय का वृत्तांत यानी कि चचनामा लेखक अली अहमद हैं, ये सुरक्षित हैं। यानी कि अरबों में सिंध विजय के बारे में जो चचनामा किताब है वो सुरक्षित है अभी। और अष्टाध्यायी की बात करें तो ये संस्कृत भाषा का व्याकरण की प्रथम पुस्तक है अष्टाध्यायी। और इसके लेखक की बात करें तो ये पाणिनि है। इससे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगनी यानी मौर्य वंश के बारे में कह रहा है। राजनीतिक अवस्था का जानकारी प्राप्त होती है। ये अष्टाध्याय संस्कृत भाषा की पहली व्याकरण है जो पाणिनि के द्वारा लिखा गया है। और ये मौर्य वंश के युग से पहले के बारे में जानकारी, राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बताती है। नोट में है अष्टाध्याय में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। जैसे कि हम लोग अभी देवनागरिक लिपि है, रोमन लिपि जो भी लिखते हैं तो वो अब ये जो है पहले अष्टाध्याय में ही प्रयोग किया गया है। कात्यायन गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। ज्योतिषी ग्रंथ देखते हैं, ये गार्गी संहिता क्या है? ये कात्यायन के द्वारा लिखा गया है गार्गी संहिता, जो कि ज्योतिष ग्रंथ है। फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। हाँ, ये ज्योतिष किताब, लेकिन फिर भी इतिहास वाली बात जो यवन आक्रमण करते हैं भारत में, उसका भी उल्लेख इसमें मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं पतंजलि पुष्यमित्र शुंग यानी कि शुंग काल की जो बात कर रहे हैं तो पुष्यमित्र शुंग पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। और इसके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। पुष्यमित्र शुंग था जो कि पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण था, जिन्होंने घनानंद के जो है ना मतलब कि घनानंद को शूद्र शासक ही माना जाता। उन्होंने मतलब सबको जो है ना मतलब कि मारा काटा ध्वस्त किया। तो उसी के जो है ना पुष्यमित्र शुंग का ही ये पुरोहित था पतंजलि। तो इसके द्वारा महाभाष्य में शुंगों के इतिहास का पता चलता है। तो नेक्स्ट देखते हैं विदेशी यात्रियों से मिलने वाले प्रमुख जानकारी के बारे में देखते हैं। विदेशी यात्रियों से मिलने वाले प्रमुख जानकारी, पहला यूनानी रोमन लेखक। तो यूनानी रोमन लेखक में देखते हैं ये टेशियस हैं। टेशियस ये ईरान यानी कि जो फारस है अभी ईरान इराक वाला एरिया, ईरान ये राजवैद्य था, ईरान का राजवैद्य था जो भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। इन्होंने मतलब कि भारत के संबंध में इतना मतलब कि झूठ मूठ बात को फैलाया, इतना फेंका कि इसका मतलब आश्चर्यजनक था और विश्वसनीय हो गए। वहीं हेरोडोटस की बात करें तो इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस यानी कोई ईरान की बात कर रहा है। तो यहाँ फारस ईरान है, ईरान के संबंध में वर्णन किया, परंतु इसका भी विवरण अनुश्रुतियों एवं अफवाहों से आधारित है।
पहला जो है ना ईरान के बारे में अब्बा था, तो अभी भारत इसका भी, इसमें भी ईरान है, तो ये भी अब्बा से ही जुड़ा हुआ है, तो अब्बाओं से जुड़ा हुआ है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निरियाकस, आनेसिक्रेटस तथा अरिस्टिबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय हैं। यानी कि सिकंदर के साथ में जो आया ये निरियाकस, अरिस्टिबुलस और सिक्रेटस, ये सब जितना आया था इसके बारे में जो कह रहा है ये सब का प्रामाणिक विश्वसनीय है, मतलब जो भी साक्ष्य मिला है। मेगास्थनीज की बात करें तो ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगनी समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा। यानी कि मेगास्थनीज ये सेल्यूकेटस निकेटर का राजदूत बनकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया और यहीं पे अपनी पुस्तक इंडिका को लिखा है, जिसमें क्या किया है, मौर्य, अब मौर्य काल के उसके दरबार में है तो अब उसी से सामाजिक संस्कृति के विषय में लिखा है। वहीं पे हम लोग डायमेकस की बात करें, डायमेकस यह सीरिया नरेश अंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। डायमेकस किसके दरबार में आया था, तो ये बिंदुसार के दरबार में आया था। मेगनिस्त मौर्य के, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। वो डायोनियस की बात करें तो यह मिस्र के नरेश था, जो मिस्र के नरेश टोलेमी फिलाडेल्फस का राजदूत बनकर आया था। डायोनिसियस ये मिस्र नरेश टोलेमी फिलाडेल्फस का राजदूत बनकर आया था जो अशोक के दरबार में आया था। तो इसमें याद रखना है कि डायमेकस बिंदुसार के दरबार में आया था और डायोनियस अशोक के दरबार में आया था। टोलेमी की बात करें तो इसने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी है। ये टोलेमी ने भारत का भूगोल, यानी कि टेलमी भारत का भूगोल, टोलेमी ने लिखा है। वहीं प्लिनी की बात करें तो इन्होंने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री का नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशु, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि का विवरण मिलता है। किसमें, तो प्लिनी के द्वारा लिखी गई नेचुरल हिस्ट्री का। अब नेचुरल हिस्ट्री का किताब का नाम है तो उसमें पेड़ पौधा खनिज नेचुरल चीज़ तो रहेगा ही, वो प्लिनी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं तो पेरिपल्स ऑफ इरीथ्रियन सी की बात करें तो इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था और इसने उसी समय भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। किताब में यही लिखा है पेरिपल्स ऑफ द इरीथ्रियन सी लिखा हुआ है, यानी कि समुद्र लिखा है। तो उसमें जो है ना बंदरगाह के किनारे जितना व्यापारी होता था उसके बारे में लिखा है। अब देखते हैं चीनी यात्री के बारे में, देखते हैं चीनी के यात्री में कौन कौन सा है। तो चीनी यात्री में देखते हैं फहियान है, संगयुगन है और ह्वेनसांग है। ह्वेनसांग और हर्षवर्धन, इसको दोस्तों ध्यान रखना, हर्षवर्धन ह्वेनसांग। तो ये ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। बाकी ये फहियान आ जाता तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। ये थोड़ा सा कोडिंग करके याद रखना, उसके बाद जो भी है डाटा उसको रीडिंग कर लेते हैं। तो फहियान ये चीनी यात्री, ये सभी सब चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णित किया है। मध्य प्रदेश के बारे में, मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। 14 वर्षों तक भारत में रहा और मध्य प्रदेश को जिन्हें सुखी और समृद्ध बताया है, और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। वही संयुगन की बात करें तो 518 ईस्वी में भारत आया था। इसने अपनी 3 वर्ष की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्ति एवं एकत्रित की, यानी कि बौद्धों के बारे में जितना हुआ इसे प्राप्त किया और एकत्रित किया है। वही हम ह्वेनसांग की बात करें तो पहले ही बता दिए, ह्वेनसांग और हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया और ह्वेनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग इन्होंने 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वो भारतीय राज्य कपिसा, यानी 1 वर्ष घूमने के बाद ये भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा और भारत में
15 वर्षों तक ठहरा और 645 में चीन लौट गए। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित कर ले जाने के लिए आया था। नालंदा में बौद्ध का अध्ययन करने के लिए और भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित करके ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत जो है उसका नाम है CUकी नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें उन्होंने 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म, राजनीतिक यानी कि सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। इन्होंने बताया है कि सिंध का राजा यानी कि सिंध का राजा शूद्र था और ह्वेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव बुद्ध के प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं की भी पूजन किया है। इन्होंने किसने बताया? ये ह्वेनसांग ने बताया है अपनी कौन सी किताब में? यात्रावृत्तांत CUK में बताया है। जिस समय ह्वेनसांग आया था भारत अध्ययन के लिए, तो उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे और यह विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध था। यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था? ये तो बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। इति संघ की बात करें तो ये भी चीनी यात्री हैं। ये 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया। यानी कि मुख्य रूप से इति संघ ने 7वीं सदी में आया और नालंदा विक्रमशिला विश्वविद्यालय और उस समय जो भारत का कुछ जो है ना वर्णन किया है। यदि वही हम लोग जो है ना अरबी लेखक की बात करें तो अरबी लेखक में अल-बरूनी है, उसके बाद जो है ना अल-बरूनी के बाद इब्न बतूता है। तो 2 मुख्य हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि अल-बरूनी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अल-बरूनी तो अल-बरूनी को जो है ना वो से गजनवी, तो ये ज़्यादातर क्वेश्चन यही आता है कि अल-बरूनी किसके साथ आया था? गजनवी के साथ आया था। तो अल-बरूनी यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था और अल-बरूनी ख्वारिज्म यानी कि खीव आधुनिक तुर्कमेनिस्तान, अभी जो है ना वो तजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान वाला एरिया में जो है ना तुर्कमेनिस्तान जो उस वाला वहाँ का ये रहने वाला था, तुर्कमेनिस्तान का ये रहने वाला था अल-बरूनी। उसी तो महमूद गजनवी आ रहा था उसी रास्ता से, तो वहीं पे साथ होकर ये आया था। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब उल हिंद को ही तहकीक-ए-हिंद कहा जाता है। इसका मतलब होता है कि भारत की खोज। तहकीक-ए-हिंद और किताब उल हिंद का मतलब होता है भारत की खोज। आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है, क्योंकि किताब का नाम ही है भारत की खोज, तो महत्वपूर्ण होगा ही। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाज तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल, मापन विधि, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। कितना मतलब किताब है ये जो ना अल-बरूनी, ये किताब जो ना कितना किताबी लुहंद है। इसकी अल-बरूनी की कृति मतलब कि कोई ऐसा चैप्टर नहीं छोड़ा है कि इसमें ना हो। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीतिक आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया, यानी कि विस्तृत प्रकाश डाला गया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इब्न बतूता की बात करते हैं। इब्न बतूता यह इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रहेला कहा जाता है, 14वीं शताब्दी। इब्न बतूता का ये यात्रा वृत्तांत है रहेला, जो कि 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारी देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान MBT यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी यानी कि न्यायाधीश के तौर पे नियुक्त कर दिया।
इब्न बतूता इसके विद्वता से मोहम्मद बिन तुगलक प्रभावित होकर इसे दिल्ली के काजी नियुक्त किया, यानी कि न्यायाधीश नियुक्त किया है। और ये कितने 14वीं शताब्दी में आया था। तो नेक्स्ट डे देखते हैं कि अन्य लेखक में आ जाता है तारकनाथ है और मार्क पोलो है। तो तारानाथ है। यह एक तिब्बती लेखक है। इसने कंगयूर और तंगयूर नामक ग्रंथों की रचना की। इसने भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ने कंगयूर और तंगयूर की गई रचना की, जिससे कि भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। वही मार्क पोलो की बात करें तो यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य राज की यात्रा पर आया था। जो पांड्य राज चोल चेर पांड्य सब जो है, तो पांड्य वाला जो है ना, इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। तो मार्क पोलो पांड्य राज की यात्रा पर आया था और पांड्य राज की इतिहास इसके अध्ययन से प्राप्त होती है। अब पुरातात्विक संबंधी साक्ष्यों से विवरण मिलने की जानकारी। पुरातात्विक संबंधी साक्ष्य के बारे में देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कि भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी की बात करें तो ये सर ए के मतलब अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। तो शॉर्टकट में सर ए याद रखना है। तो अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातात्विक का पितामह कहा जाता है। और 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख, ये बोगाजकोई जो है ना, 1400 ईसा पूर्व का अभिलेख है बोगाजकोई, जिसे एशिया माइनर कहा जाता है, से वैदिक देवता में मित्र, वरुण, इंद्र यानी कि नासत्य, जो कि अश्वनी कुमार का नाम है, ये भी देवता में आता है, कि नाम मिलता है। किसमें? ये बोगाजकोई में, जो एशिया माइनर के नाम से प्रसिद्ध है। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने, मध्य भारत की बात की जा रही है, तो भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत हेलियोडोरस के वेशनगर यानी कि विदिशा, जो कि मध्य प्रदेश में है, विदिशा के गरुड़ स्तंभ से प्राप्त होता है। तो मतलब कि भागवत धर्म का जो है ना बारे में जो है गरुड़ स्तंभ से पता चलता है, कि जो कि विदिशा वेशनगर से प्राप्त हुआ है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। भारतवर्ष का जिक्र किस में है? तो हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है। नेक्स्ट है सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख की बात करें तो ये सोहगोड़ा है अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख मिला है। यानी कि भिक्षा मांगने वाले, सर्वप्रथम भिक्षा मांगने दुर्भिक्षु की जानकारी सोहगर अभिलेख में मिलता है। और इस अभिलेख से संकट काल के समय उपयोग खाद्यान्न को जो है ना सुरक्षित रखने के लिए किया जाता था। वहीं सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुनों की आक्रमण की बात करें तो इनकी जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से मिलता है। यानी कि हुनों द्वारा जो आक्रमण किया गया तो वो भीतरी स्तंभ से इसका साक्ष्य मतलब जानकारी मिलती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख से मिलती है। सती प्रथा का पहला साक्ष्य एरन अभिलेख से मिलता है, जो शासक भानुगुप्त उस समय थे। नेक्स्ट है सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उसके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास अभिलेख के ही आधार पर लिखा गया है। और रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी, मतलब कि रेशम बुनने वाले जो श्रेणी होते थे या कार्य करने वाले, वो मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। यदि कश्मीरी नवपाषाण पुरास्थल बुर्जहोम से गर्तवास यानी कि गड्ढा वाला घर का साक्ष्य मिला है। कश्मीरी नवपाषाण काल की बात कर रहे हैं दोस्तों। पाषाण काल में होता है कि पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल से बुर्जहोम और गर्तावास का साक्ष्य मिला है। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। यह मनुष्य के साथ उसके पालतू कुत्तों को भी दफनाने की प्रथा प्रचलित थी।
प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता था। इसी को साहित्य में करसापन कहा गया है। यानी कि प्राचीनतम सिक्के जो आहत यानी कि थकचा मतलब उसमें चिमटा के तौर पे चपटा होता था, उसे साहित्य में करसापन नाम से पुकारा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया है। महत्वपूर्ण अभिलेख को देखते हैं, अभिलेख और शासक को देखते हैं। तो देखते हैं हाथी गुफा अभिलेख, यह तिथि रहित है, बिना डेट का जो ये अभिलेख है हाथी, जिसमें भारतवर्ष की भी चर्चा की गई थी। तो ये किस शासक की बात कर रहे थे, ये कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है। वही जूनागढ़ अभिलेख की बात करें जो गिरनार में है, ये शासक रुद्रदामन से संबंधित है। वही नासिक अभिलेख की बात करें तो गौतमी बलश्री से संबंधित है। यदि वहीं पे प्रयाग स्तंभ शिलालेख की बात करें ये तो समुद्रगुप्त से संबंधित है। और ऐहोल अभिलेख की बात करें तो ये पुलिकेशन द्वितीय से संबंधित है, पुलिकेशन द्वितीय से संबंधित है। यदि मंदसौर अभिलेख की बात करें तो ये मालवा शासक नरेश यशोवर्मन से संबंधित है। ग्वालियर अभिलेख यह प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित है। कौन, ये ग्वालियर अभिलेख। कोई भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख की बात करें तो यह स्कंद गुप्त से संबंधित है। देवपाड़ा अभिलेख की बात करें तो यह बंगाल के शासक विजय सेन है, उससे संबंधित है। नोट, अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। समुद्रगुप्त की बीना बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है, वो दिखाता है कि वो संगीत प्रेमी थे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है अरिकमेडु यानी कि पुद्दुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। अरिकमेडु से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। नोट, सबसे पहले भारत के संबंध वर्मा यानी कि स्वर्ण भूमि वर्तमान में म्यांमार से था। उसके बाद जो है ना मलाय यानी कि स्वर्ण द्वीप, स्वर्ण भूमि बोले तो वर्मा, मलाय को स्वर्ण द्वीप कहा जाता है, कंबोडिया को तो पहले कंबोज कहा जाता और जावा को यवद्वीप, जावा को पहले यवद्वीप कहा जाता। तो इस सब के साथ जो है ना भारत का संबंध स्थापित था पहले, लेकिन वर्मा के साथ था। वही उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली की बात करें तो ये नगर शैली, उत्तर बोले नॉर्थ मतलब 9 से नगर 9 से नॉर्थ। और यदि दक्षिण भारत के मंदिरों की कला की बात करें 2 से दक्षिण 2 से द्रविड़ शैली में कहलाता है। यदि दक्षिण में जो है ना नॉर्थ वाले को भी लेके आ जाए और मंदिरों को निर्माण में नगर और द्रविड़ दोनों को मिला दे तो इस शैलियों का प्रभाव पड़ता है, अतः यह इस शैलियों को बेसर शैली कहते हैं। यानी कि नागर शैली और द्रविड़ शैली को मिला देने पे बेसर शैली कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, तो हम लोग देखते हैं नागर शैली नॉर्थ में, द्रविड़ शैली दक्षिण में, दोनों को मिला दिए तो बेसर शैली। वही अब देखते हैं हम लोग पंचायतन शैली। तो पंचायतन शब्द मंदिर के रचना शैली से संबंधित है। एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली कहलाता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा हो, यानी कि चारों कोना पे 4 मंदिर, बीच में एक जब मंदिर हो तो उसे पंचायतन शैली कहते हैं। पंचायतन मंदिर के उदाहरण कंदरिया के महादेव मंदिर जो कि खजुराहो में है, और ब्रह्मेश्वर मंदिर जो कि ब्रह्मेश्वर तो भुवनेश्वर, और लक्ष्मण मंदिर की बात करें तो खजुराहो, लक्ष्मण ये खजुराहो में है, लक्ष्मण और महादेव खजुराहो में है। वो लिंगराज मंदिर की बात करें तो ब्रह्मेश्वर लिंगराज, ये दोनों को एडजस्ट करना, ये भुवनेश्वर में है। दशावतार मंदिर की बात करें तो ये देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है, ये 10 अवतार उत्तर प्रदेश में। और गोंडेश्वर मंदिर ये महाराष्ट्र में है। तो थोड़ा सा दोस्तों ध्यान रखेंगे
कि ब्रह्मेश्वर, लिंगराज, ये सब जो है ना भुवनेश्वर में है। नेक्स्ट देखते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिक इतिहास हम लोग को पता है कि 3 भाग में बटा रहता है, प्रागैतिहासिक काल और आदि इतिहास काल, उसके बाद आता है ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल और आदि ऐतिहासिक काल और ये होता है ऐतिहासिक काल। तो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं प्रागैतिहासिक काल के बारे में। इसका विभाजन प्रागैतिहासिक यानी कि प्री हिस्ट्री यानी कि आदि इतिहास और एवं इतिहास तीनों भागों में किया गया है। तो जिस काल से मनुष्य में घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत ना हो उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, यानी कि बिल्कुल कुछ हो ही ना तो उसे प्रागैतिहासिक काल यानी कि प्री हिस्ट्री कहते हैं। और आदि ऐतिहासिक काल तो आधा चीज रहेगा आदि ऐतिहासिक काल में। आदि ऐतिहासिक काल की देखते हैं। आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके। उपलब्ध तो आधा चीज़ तो है लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप से उपलब्ध है और पढ़ा भी जा सकता है। वही ज्ञानी मानव होमो सेपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ है। इस पृथ्वी पे होमो सेपियंस का आगमन। पूर्व पाषाण युग की बात करें तो ये पूर्व पाषाण युग किस समय से आएगा तो ये भी हो जाएगा जैसे कि प्रागैतिहासिक काल का, जैसे कि आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल को छोड़ के प्रागैतिहासिक काल है, ये इसी में आ जाएगा पूर्व पाषाण युग। और इसे ही पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। तो पुरापाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था तथा शिकार पुरापाषाण काल में आदि मानव को मनोरंजन यानी कि पुरापाषाण काल में मानव आजीविका के लिए शिकार भी करता था और साथ में उसी को मनोरंजन भी बना लेता था। तो नेक्स्ट देखते हैं आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में एवं पहिया का आविष्कार नवपाषाण काल में, यानी कि पहले आग का आविष्कार हुआ उसके बाद जो नवपाषाण काल में पहिया का आविष्कार हुआ। मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई। जब अस्थायी होगा तब तो पहिया बनाएगा तथा उसने सबसे पहले कुत्तों को पालतू बनाया। अस्थायी होगा निवास बनाएगा, पहिया बनाएगा, पालतू कुत्तों को पालतू भी बनाएगा। तो मनुष्य ने सर्वप्रथम तावा धातु का प्रयोग किया। उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी थी। इसका जो है ना ये प्राप्त हुआ था अतिरम पक्कम, ये जगह का नाम है, यहाँ से प्राप्त हुआ था। ये कुल्हाड़ी की बात करें जहाँ तावा से बनाया गया था। तो कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। नवपाषाण काल में कृषि का आविष्कार हुआ। और प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ ये पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। बलूचिस्तान यानी कि पाकिस्तान में स्थित है। और कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीनतम फसल की बात करें ये गेहूं था। उसके बाद जौ है। पहले क्या अपनाई गई फसल तो पहले जो है ना ये गेहूं था एवं जौ थी। लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज को पहले प्रयोग चावल ही किया था। लेकिन प्रमुख की बात करें तो पहले गेहूं उसके बाद जौ था और प्रयुक्त पहले चावल ही किया गया था। वही कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। कोल्डिहवा की बात करें तो यहाँ से संबंधित चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। तो कृषि का जो है ना साक्ष्य मिला है मेहरगढ़ से और कोल्डिहवा से मिला है चावल का। कृषि और चावल। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक यानी कि पत्थर के बने होते थे। रॉबर्ट ब्रूसफुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज की और पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाणिक कलाकृति की खोज की। कहाँ पे? पल्लावरम नामक पर ये प्रथम भारतीय
कलाकृति की खोज कहाँ पे किया गया है? पल्लावरम नामक स्थानों पे। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 में हुई, जो कि C.L. कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाणोपकरण विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाणोपकरण यानी कि माइक्रोलिथिक खोज निकाले, और भारत में मानव अस्थि पंजर मध्य पाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त हुआ। यानी कि मध्य पाषाण काल की बात करें तो उसमें मानव का अस्थि पंजर का मिला है। और भारत में नवपाषाणी काल सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व यानी कि 4000 लगभग हुआ। 4000 ईसा पूर्व लगभग ये नवपाषाण काल शुरू हुआ। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, सिंधी भाषा में जिसका अर्थ मृतकों का टीला होता है। सबसे प्राचीन नगर की बात करें तो मोहनजोदड़ो, और उसे सिंधी भाषा में मृतकों का टीला कहा जाता है। असम का श्वेत भुबरू गिब्बन यह भारत में पाए जाने वाले एकमात्र मानव कपी है। श्वेत भुबरू गिब्बन ये असम में पाए जाने वाले एकमात्र कपी हैं। इनाम गांव की बात करें तो यह ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध जड़वो संस्कृति से थे। इनाम गांव का संबंध ये बड़ी बस्ती थी ताम्रपाषाण युग की, लेकिन इसका जो है संबंध थे जड़वो संस्कृति से थे। भारत में शिवालिक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिला है। भीमबेटका भारत में शिवालिक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिला है। भीमबेटका यानी कि भीमबेटका का गुफा पुरापाषाणिक आवासीय पुरास्थल है। पुरापाषाणिक आवासीय स्थल है ये भीमबेटका। आवासीय पुरास्थल है। आदि मानव द्वारा बनाए गए शैलचित्र और शैलाश्रों के लिए प्रसिद्ध था। आदि मानव द्वारा बनाए गए शैलचित्र और शैलाश्रों के लिए प्रसिद्ध था। इन चित्रों को पुरापाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है। यानी कि शैलचित्र वगैरह सब जितना था भीमबेटका के समय में, तो ये जो है ना पुरापाषाण काल से मध्य पाषाण काल के बीच के काल का माना जाता है। ये चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन की प्राचीनतम चिन्ह है। मानव जीवन की प्राचीनतम चिन्ह है। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसकी खोज 1957 से 58 में डॉक्टर विशु श्रीधर वाकनकर द्वारा खोजी गई है। भीमबेटका क्षेत्र को भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षक भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 ईस्वी में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया। इसके बाद जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी से मिला है। भारत में सबसे पहले मानव संबंधी जानकारी कहाँ से मिला है कि नर्मदा घाटी से मिला है। नोट कह रहा है भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया। यानी कि इससे पहले जो पढ़े थे मैंगोलाइड, ऑस्ट्रेलियोलाइड, ये सब जितने प्रजाति, इसको जो है विभेदीकरण सबसे पहले किसने किया जनसंख्या के, ये क्या है रिजले के द्वारा किया गया था। अब पढ़ते हैं हम लोग सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता की बात करें, रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। इसका विस्तार त्रिभुजाकार है। नोट, तिथि निर्धारण की कार्बन
14 की खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री B.F. लीवी के द्वारा किया गया है, कार्बन C14। और एक मिनट, तिथि निर्धारण की कार्बन C14 की खोज अमेरिकी द्वारा प्रसिद्ध रसायन शास्त्री लीवी द्वारा 1946 में की गई थी। इस पद्धति में जिस पदार्थ में कार्बन की मात्रा जितनी ही कम रहती है, उतनी ही वो प्राचीनतम मानी जाती है, क्योंकि कार्बन की मात्रा धीरे धीरे खत्म हो जाता है, जितना खत्म हो गया उतना प्राचीन माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक अथवा कांस्य ब्रोंज युग में रखा गया है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। इस सभ्यता के प्रमुख निवासी द्रविड़ यानी कि दक्षिण भारत और भूमध्य सागरीय थे। जॉन मार्शल की बात करें तो यह भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल जिसको कहते हैं, थे। इन्होंने 1924 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दासक नदी के किनारे स्थित यानी सुतका गैंडोर बलूचिस्तान में है। और पूर्वी स्थल की बात करें यदि पूर्वी स्थल की बात करें जो हिंडन नदी के किनारे आलमगीर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है। और उत्तरी पुरास्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांदा जो जम्मू कश्मीर में है। दक्षिण पुरास्थल की बात करें जो गोदावरी नदी के तट पर दैमाबाद है जो जिला अहमदनगर महाराष्ट्र में है। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। कैसा नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 बड़े नगरों की संज्ञा दी गई है, जिसमें मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवारी वाला, राखीगढ़ी, धोलावीरा और कालीबंगन है। नोट, धोलावीरा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है। धोलावीरा सिंधु सभ्यता घाटी की पहली साइट है, जिसे यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया। यानी कि विश्व विरासत में जो साइट रहता है उसे ही शामिल किया जाता है। तो ये धोलावीरा पहली साइट है। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजा गए हैं। यानी कि हड़प्पा संस्कृति की बात करें तो सबसे ज़्यादा स्थल गुजरात में खोजा गया है। वहीं सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल की बात करें तो वो मोहनजोदड़ो है जो पाकिस्तान में है। जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल की बात करें तो ये राखीगढ़ी जो कि घग्गर नदी किनारे हैं, हरियाणा में है, जो हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है। इसकी खोज 1963 ईस्वी में सूरजभान ने की थी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है लोथल एवं सुतकोतदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। जुते हुए खेत और नक्काशीदारी ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, जिसके मध्य स्थित स्नानागार कुंड 11.88 मीटर लंबा और 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। वही अग्नि कुंड की बात करें तो ये लोथल एवं कालीबंगा से प्राप्त होता है। जहाँ तक जैसे कि पता है कि लोथल और सुतकोतदा ये दोनों क्या है, बंदरगाह भी हैं। तो लोथल यहाँ पे बंदरगाह भी है। अग्नि कुंड कहाँ से मिला है तो लोथल और कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। वही मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता की बात करें, 3 मुख वाले देवता की बात करें
तो ये देवता पशुपति की मूर्ति मिली है, जिनके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता एवं भैंस। जैसे दोस्तों इसको चारों को याद करने के लिए जिससे होता है क्या कि गेंडा भैंस दोनों काला ही होता है, हाथी भी ज़्यादातर काला ही होता है। गेंडा, भैंस और हाथी ये तीनों काला है, चीता एक अलग है। तो मोटा मोटी तीनों काला को जिससे मोटा मोटा जानवर को याद रखना है, गेंडा, हाथी, भैंस। गेंडा, हाथी, भैंस, एक चीता है। ये जो पशुपति 3 मुख वाली मूर्ति से मिला है। देखते हैं मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो जो कि पाकिस्तान वाला एरिया, वहाँ से नर्तकी कांस्य मूर्ति मिली है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंग पशु का अंकन मिलता है। एक सिंह वाले पशु का अंकन मिलता है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मोहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। यानी कि आयताकार मोहर जो मिला है हड़प्पा से, तो उसमें जो है ना स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा को दिखाया गया है उस मोहर पे। मन के बनाने के कारखाने लोथल एवं चंद्रहोंद्रों में मिलते हैं। मन के मतलब होता है कि ये मिट्टी के बर्तन टाइप से होते हैं, तो उसे मन के कहते हैं। ये बनाने का जो ना लोथल एवं चंद्रहोंद्रों से मिले हैं। यदि वही सिंधु सभ्यता की लिपि की बात करें, जैसे अभी हम लोग जो है देवनागरी लिपि ये सब की बात करें, उस समय चलता था बहुत चित्रात्मक लिपि चलता था। यह लिपि दाएं, जैसे कि उर्दू वाले कैसे लिखते, पहले दाएं से इधर लिखता है बाएं की तरफ, तो दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती है। और फिर यह अभिलेख बाएं से एक से अधिक पंक्ति होती है, तो फिर बाएं से एक से अधिक पंक्ति का होता है। तो यह पहली पंक्ति दाएं से बाएं और दूसरी फिर बाएं से दाएं को लिखी जाती है। सीधी सी उर्दू की तरह ही लिखा जाता है। उर्दू में तो ऐसा होता है कि बाएं से दाएं लिखे फिर बाएं से दाएं लिखे, तो ये इसमें ऐसा नहीं होता था। नोट लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता, यानी कि लिखने की सभ्यता सबसे पहले किस सभ्यता से मिली है, तो ये सुमेरियन सभ्यता थी, जहाँ पहले प्रयोग किया गया था लिखने की सभ्यता। और सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। ग्रिड पद्धति क्या होता है, जैसे शहर में हम लोग दोस्तों देखते हैं जैसे वर्गाकार किस तरह से गली को एक सीक्वेंस रूप में छोड़ा जाए, तो वर्गाकार तौर पे मतलब कि एक ग्रिड यानी वर्गाकार रूप में सजा के बनाया जाता है। तो इसमें जो है ना घरों की दीवारें और खिड़कियाँ सड़क की ओर ना खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल एक बंदरगाह भी है। लोथल नगर के घरों के दरवाजे ही मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, यानी कि लोथल में जो है ना मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, बाकी जगह पे जो है ना खिड़की जो है ना पिछवाड़े की ओर खुलते थे। वही सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल गेहूं और जौ थी। सैंधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। और वही मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनवाली से मिला है। कहाँ से, मिट्टी से बने हल का साक्ष्य। वही रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं, जिसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। चावल की साक्ष्य पहले लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। और रंगपुर से लोथल से चावल के दाने मिले, और ये चावल के साक्ष्य मिले हैं लोथल से सर्वप्रथम। सुरकोतदा, कालीबंगा एवं लोथल में सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। घोड़े के अस्थि पंजर सुरकोतदा, कालीबंगा, लोथल ये तीनों जगह से मिले हैं। नेक्स्ट देखते हैं, तौल की इकाई की संभावतः 16 के अनुपात में होती थी। और सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों यानी कि बैलगाड़ी या तो भैंस गाड़ी का उपयोग करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से है। मेसोपोटामिया की बात करिए तो फारस की जो सभ्यता थी ना, ईरान, उसकी वहाँ की सभ्यता मेसोपोटामिया में, उसमें अभिलेख है कि सिंधु सभ्यता को मेलुहा शब्द उसमें
मतलब उसका अभिप्राय निकाला गया या मेहुला शब्द से वर्णित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वणिक वर्ग के हाथों में था। हड़प्पा संस्कृति की बात करें तो इसमें मेन वर्चस्व वणिक यानी कि जो व्यापारी वर्ग था, वणिक वर्ग के हाथों में था। और ये पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी बताया। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी तो कहा जाता, लेकिन ये किसने कहा? ये पिगट ने कहा था। दोस्तों इसको याद रखना। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरा की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग उर्वरा की देवी मानकर इसकी पूजा करते थे। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। स्वास्तिक चिन्ह जो आज हम लोग जो है ना इस तरह से यूज करते हैं, इस तरह शायद यूज करते हैं स्वास्तिक चिन्ह, तो हड़प्पा सभ्यता की ये देन है स्वास्तिक चिन्ह। इस चिन्ह से सूर्य उपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु घाटी के नगर में कभी भी मंदिर का अवशेष नहीं मिला है, लेकिन स्वास्तिक देन है उसी समय का, लेकिन मंदिर नहीं मिला है। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। स्त्री मृण मूर्तियों यानी कि मिट्टी की मूर्तियों की बात करें तो अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज मातृसत्तात्मक था। सैंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्र का प्रयोग करते थे। कितना शौकीन आदमी था शहरी लोग, ये सब जो है ना सूती एवं ऊनी वस्त्र प्रयोग करते थे। वहीं मनोरंजन के लिए सैंधव सभ्यता मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना आदि संसाधनों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन, डिजाइन काले रंग से होते थे लेकिन मिट्टी का बर्तन लाल मिट्टी से बने होते थे, डिजाइन काले कलर से किए जाते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। भाई लोहे से परिचित नहीं तो तलवार से कैसे परिचित हो गए? कालीबंगन एकमात्र ऐसा हड़प्पाकालीन स्थल था जिसका निचला शहर, कालीबंगन बोले तो ये राजस्थान में है, और जहाँ पे ही देखा गया कि जिसका निचला शहर समान लोगों के लिए रहने के लिए शहर भी किले से घिरा हुआ था, यानी कि दो तरफ नीचे किले टाइप से होता था और ऊपर भी होता था। जिसका निचला शहर भी किले से घिरा हुआ था। कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़िया। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेते जोते जाने और अग्नि पूजा की प्रथा का प्रमाण मिला है। कालीबंगन से खेत जोते जाने और अग्नि पूजा की प्रथा का प्रमाण मिलते हैं। वहीं पर्दा प्रथा और वैश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी, जो कि उत्तर वैदिक काल में देखेंगे कि ये बाल विवाह और वेश्या पर्दा प्रथा ये सब उस समय उत्तर वैदिक काल में वो प्रचलित नहीं था। अब देखते हैं शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने, हड़प्पा में हरवरी में जो है ना शवों को दफना ही देते थे, और मोहनजोदड़ो में जलाने की बात की जाते थे। हड़प्पा में हरवर में जो है ना शवों को दफनाते थे और मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल एवं कालीबंगन में युग समाधि मिली है। कहाँ पे? लोथल और कालीबंगन है, ये जो है यहाँ पे युग समाधि एक ही साथ जो है ना समाधि मिली है। नेक्स्ट देखते हैं।
सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। मनका, मिट्टी के बर्तन खिलौने जो बनते थे उसे मनका कहा जाता था। वही उसे आग में पका के जो है ना जो बनाया जाता था टेराकोटा कहा जाता था। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं हड़प्पा स्थल ये रावी नदी किनारे हैं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत साहिवाली जिला में है। इसका खोज दयाराम साहनी के द्वारा किया गया है। वहीं पे मोहनजोदड़ो की बात करें, ये सिंधु नदी किनारे हैं। पाकिस्तान के सिंध प्रांत लड़काना जिला में। इसका खोज रखालदास बनर्जी 1922 में किया है। और चंद्रहुदड़ो की बात करें तो यह सिंध नदी सिंध प्रांत में पाकिस्तान के नवाब जिले में। इसका खोज मजूमदार के द्वारा किया गया 1938 में। वही कालीबंगन की बात करें तो ये घग्गर नदी किनारे हैं जो राजस्थान के नुमाड़ जिले में है। और इसका खोज जिन्हें BBL और थापर के द्वारा खोजा गया है। वही कोटदीजा की बात करें तो सिंधु नदी किनारे हैं और सिंधु प्रांत के खैरपुर स्थान में है। इसका खोज अफजल अहमद के द्वारा किया गया। वही रंगपुर की बात करें तो ये मादर गुजरात के कठियावाड़ जिला से है। ये रंगरो के द्वारा खोजा गया है। यदि वही रोपर की बात करें तो ये सतलज नदी किनारे पंजाब के रोपर जिले में है। यह जगदत्त शर्मा के द्वारा खोजा गया है। लोथल की बात करें तो ये भोगवा नदी किनारे गुजरात के अहमदाबाद जिले में रंगनाथ रो के द्वारा खोजा गया है। वह आलमगीर की बात ये हिंडा नदी किनारे उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में जगदत्त शर्मा के द्वारा खोजा गया है। सुतका गेंडोर ये दशक नदी के किनारे पाकिस्तान के मरकान के समुद्र तट के किनारे। इसका जो है ना खोज ऑरेल स्टाइन के द्वारा किया गया है। वही बनवाली की बात करें तो ये रंगोई नदी के किनारे हरियाणा के हिसार जिला में है। इसका खोज रविंद्रनाथ बिष्ट के द्वारा किया गया है। धोलावीरा की बात करें तो ये लूनी नदी किनारे गुजरात के कच्छ जिला खादीर द्वीप में है, जिसके JP जोश के द्वारा इसका खोजा गया और रविंद्र बिष्ट ने। यदि सोतका की बात करें तो ये सादिकोर नदी के किनारे बलूचिस्तान में है। इसकी खोज जॉर्ज डेलस के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अब हम लोग वैदिक सभ्यता की बात करते हैं। तो वैदिक सभ्यता को देखते हैं। वैदिक काल का विभाजन 2 भागों में। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईस्वी तक ईसा पूर्व तक, और दूसरा उत्तर वैदिक काल जो कि 1000 से 600 ईसा पूर्व तक किया गया है। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई है। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि सिंधु सभ्यता शहरी सभ्यता थी और यह एक ग्रामीण सभ्यता है। आर्यों की भाषा की बात करें तो ये संस्कृत भाषा यूज करते थे। वहीं आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करता है। आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम से इन 5 भागों में बांटा था: कुल, ग्राम, वंश, जन, राष्ट्र। इसमें कुल हो गया वंश यानी जिस घर में है, ये गांव हो गया, और वंश मतलब जो है ना जिला, जन मतलब राज्य। 20 जिला, 20 मतलब जिला, जन मतलब ये राज्य, और ये राष्ट्र जो है ना बड़ा होता था। ग्राम के मुखिया ग्रामीणी होते थे। 20 का प्रधान विस्पति होता था और जन के शासक राजन होते थे, यानी कि राज होता था। जन मतलब राज होता है, उसका शासक राजन होता था, कहलाते थे। राजाधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। राजाधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। वशिष्ठी ये रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित होते। ये दोनों पुरोहित थे। पुरोहित ये राज अधिकारियों में पुरोहित, राज के जो अधिकारी होते थे ये पुरोहित होते थे या सेना होते थे। तो पुरोहित में जो वशिष्ठी जो है ये रूढ़िवादी, थोड़ा रेडिकल टाइप से था, रूढ़िवादी, और ये विश्वामित्र ये उदार लिबरल टाइप से पुरोहित होते थे। ये भी एक तरह के अधिकारी ही होते थे। सूत
रथकार एवं कमांदिक नामक अधिकारी रत्नी कहलाती है। सूत जो है ना, ये एक तरह की पोस्ट था। रथकार एवं कमांदिक नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। इसकी संख्या, सूत जिसे रत्नी कहते हैं, उसकी संख्या राजा सहित 12 हुआ करते थे। वहीं पे बात करें पूरब, ये दुर्गपति यानी कि दुर्ग से बाहर यानी कि महल के बाहर के लिए देखरेख के लिए था। और एस्पस की बात करें यानी कि एस्पाई जिस तरह से आजकल होता है, ये जनता की गतिविधियों को देखने वाला गुप्तचर होता था। और वाजपति की बात करें तो ये गोचर भूमि का अधिकारी होता था। गोचर भूमि का अधिकारी होता था। उग्र की बात करें तो अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। और नोट, ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं मिलता है। ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं मिलता है। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी, जिसमें सभा जो है ना श्रेष्ठ एवं भ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति जो है सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। और इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। स्त्री सभा एवं समितियों में भाग ले सकती थी। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया, जिसका अर्थ है गायों की खोज करना ही उस समय गविष्टि होता था। गविष्टि राजा के नेतृत्व में किया जाता था। दशराज युद्ध की बात करें तो ये उल्लेखनीय ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध पुरुषनी नदी यानी कि रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदास विजयी हुआ। ऋग्वेदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय आधारित था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्ण का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष मुख से और क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जंघों से एवं शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। आर्यों का समाज पितृप्रधान था, जबकि सिंधु सभ्यता मातृसत्तात्मक था यानी कि मातृप्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप भी कहा जाता था। स्त्री इस काल में अपने पति के साथ यह कार्य में भाग लेती थी, क्योंकि ये वैदिक काल है तो भाग लेंगे ही। और बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, जबकि सिंधु काल में ये बाल विवाह में वेश्यावृत्ति सब उसमें प्रचलित था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई यानी कि देवर से विवाह कर सकती थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। और ऋग्वेद में जैसे लोपामुद्रा है, घोषा है, सिक्ता है, आपला है, ये विश्वासी जैसे विदुषी यानी कि विद्वान स्त्री का वर्णन है। गर्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद में चुनौती दी थी। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजु कहा जाता था। जीविका उपार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ाने वाले को वेद वेदांग जो पढ़ाते उसे अध्यापक कहा जाता था, जीविका उपार्जन के लिए। वही प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रवर्तक की बात करें तो चार्वाक के प्रवर्तक हैं चार्वाक, और योग के प्रवर्तक हैं पतंजलि, और सांख्य के प्रवर्तक हैं कपिल, न्याय का गौतम, और पूर्वी मीमांसा ये जैमिनी है। उत्तरी मीमांसा तो उत्तर मतलब होता है बाद, तो बादरायण हो जाएगा, और पूर्वी का तो जैमिनी हो ही जाएगा। विशेषिक यानी कि ये कनाद है इसका प्रवर्तक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आर्य का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे: बास, अधिबास
उस का प्रयोग करते थे। और अंदर पहनने वाले को नीवी कहते थे। अंदर पहनने वाले जैसे अंडरवियर हो गया, इस अंदर पहनने वाले जो भी कपड़ा उसे नीवी कहते थे। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़, ध्रुत क्रीड़ा। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशु पालना और कृषि पालना था। जबकि ऋग्वेद में जो है ना सिंधु सभ्यता में क्या था, वो व्यवसाय से वणिक वर्ग उसका जो है ना डोमिनेट करते थे। और वणिक वर्ग यानी कि व्यापारिक होता था, नगरीय सभ्यता थी। और यही वैदिक काल में देख रहे हैं कि ये पशुपालन और कृषि पे आधारित था। महर्षि कनाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है, महर्षि कनाद को। और गाय को अधन्या यानी कि ना मारने योग्य पशु बताया गया है। ना मारने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया है। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्यु दंड अथवा देश निकालने की व्यवस्था की गई है। तो आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था और सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र था। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा और देवता इंद्र था। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी। अब वैदिक काल में देखते हैं यानी कि सिंधु सभ्यता में लोहा की खोज नहीं की थी। तलवार के बारे में बताया तो वहाँ पे तलवार से प्रचलित नहीं थे। अब आर्यों के द्वारा जो लोहा की खोज की गई है, जिसे श्याम अस्क कहा जाता है। और तांबे को लोहित अस्क, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना। जैसे लोहा को लोहित अस्क कहना ये गलत हो जाएगा। लोहा को श्याम अस्क और तांबे को लोहित अस्क कहा जाता था। तांबे को लोहित अस्क कहा जाता था। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीयों को लोहे का ज्ञान ईसा पूर्व 8वीं शताब्दी में प्राप्त हुआ था। ईसा पूर्व 8वीं शताब्दी में हुआ था। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पन्नी यानी कि जो दूर दूर तक व्यापार करने जाते थे, जिसे अभी कहते हैं ना दूर दूर तक फेरी लगाने वाली, ये नॉर्मल दूर, ये बहुत दूर दूर तक जाते थे। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। गिव एंड टेक, वस्तु की आदान प्रदान की जाती थी वैदिक काल में। और ऋण देकर ब्याज लेने वाले को बैक नोट यानी कि सूदखोर आज भी उपलब्ध हैं ढेर सारे। तो वो बैक नोट यानी कि पीछे का जो है ना 1 पैसा दे के पीछे का जो ब्याज लेता था उसे बैक नोट कहते थे। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता को अग्नि की पूजा की जाती थी। देवता और मनुष्य के बीच मध्यस्थ भूमिका निभाने वाले को देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। यदि वहीं पे बात करें, ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सबसे पवित्र नदी मानी जाती है, सरस्वती सबसे, ऋग्वेद में सरस्वती जो सबसे पवित्र नदी मानी जाती हैं। और ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार, यानी गंगा का 1 बार और यमुना का 3 बार उल्लेखित किया गया है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी है। और इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार, सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार किया गया। उत्तर वैदिक काल में, अब वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल में आ गए। इंद्र के स्थान पे जो है ना प्रजापति, उस समय क्या था, इंद्र का स्थान, इंद्र था देवता वैदिक काल में। और प्रिय पशु घोड़ा था, लेकिन इस समय आ गया वेद, इंद्र के स्थान पर प्रजापति आ गया, सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए। और विष्णु के 3 पगों का कल्पना का विकास भी उत्तर वैदिक काल में ही हुआ है, यानी कि 3 पगों में जो पूरा आख्यान को मापता है, तो विष्णु के द्वारा ये जो उत्तर वैदिक काल से प्राप्त हुआ है। और उत्तर वैदिक काल में राजाओं को राजाभिषेक के समय राजस्व यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था, ये उत्तर वैदिक काल में कहा गया। और उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था की वजह जन्म के आधार बना दिया, यानी उत्तर वैदिक काल या वैदिक काल ही नहीं रहता, उसका सिस्टम भी चेंज हो गया। अब वर्ण व्यवसाय के वजह अब जन्म के आधार पर बना दिया गया। निर्धारित होने लगा। ऋग्वेदिक काल के देवता की बात करें, यदि इंद्र जो है ना ये युद्ध एवं वर्षा के देवता थे। और अग्नि की बात करें तो देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थता करते थे। वरुण ये पृथ्वी और सूर्य के निर्माता थे। और समुद्र के देवता विश्व के नियामक यानी कि रेगुलेटर यानी कि संचालन और सत का प्रतीक और ऋतु परिवर्तन निर्माता ये वरुण था इस सब के लिए। यदि वही धो की बात करें तो ये आकाश का देवता था, सबसे प्राचीनतम था। वही सोम की बात करें तो वनस्पति देवता, सोम वनस्पति की देवता था।
वहीं उषा की बात करें तो प्रगति एवं उत्थान की देवता था, और अश्वनी की बात करें तो विपत्तियों को हरने वाले देवता थे, और पूषण ये पशुओं को देवता थे, और विष्णु ये विश्व के संरक्षण एवं पालन करता थे। वह मारुत का मारुति नंदन यदि आंधी तूफान का देवता होता था ये। तो उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा एवं हल को सिरा और हल के द्वारा बनाए गए रेखा को सीता कहा जाता था, और उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान ये मुद्रा की इकाई थी। निष्क और शतमान ये उत्तर वैदिक काल में मुद्रा की इकाई थी। सिंधु सभ्यता में मुद्रा की इकाई क्या थी? 16 थी, और उत्तर वैदिक काल में क्या है? निष्क और शतनाम है। सिक्कों के चलने का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन, इसके अनुसार मूल तत्व 25 हैं। सांख्य दर्शन के अनुसार मूल तत्व कितने हैं? 25 हैं, जिसमें प्रकृतिक जो है ना क्या है? पहला तत्व है। प्रकृतिक क्या है? पहला तत्व है। प्रकृतिक पहला तत्व है। आर्यों का नेक्स्ट है सतमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना फुटी 9 से की गई। यज्ञ की तुलना फुटी 9 से सतमेव जयते में की गई है। ईसा पूर्व 2री सदी में राजाओं को उपयुक्त यज्ञवेदी बनाने के लिए अपस्तव व्यवहारिक ज्यामिति की रचना की गई है। ईसा पूर्व की 2री सदी में राजाओं के उपयुक्त यज्ञवेदी बनाने के लिए अपस्तंभ व्यवहारिक ज्यामिति रचना की गई है, और गायत्री मंत्र सावित्री नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की है। श्रद्धा की प्रथा पहल दत्तात्रेय ऋषि के बेटे निमि ने शुरू की थी। यानी कि श्रद्धा की प्रथा, श्राद्ध जो है मरने के बाद श्राद्ध किया जाता है, इसकी प्रथा पहल दत्तात्रेय ऋषि के बेटे निमि के द्वारा की गई है। और उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर है जहाँ प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। महाकाव्य 2 हैं, महाभारत एवं रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। ये गोत्र जो पूछा जाए किस गोत्र से है, ये उत्तर वैदिक काल में ही इसका जन्म हुआ है। और वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्मसूत्र एवं वेदांत सूत्र की रचना बादरायण के द्वारा किया गया। यानी कि वेदांत दर्शन जो कि ब्रह्मसूत्र वेदांत सूत्र है, इसका रचना बादरायण के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, महाजन पदों का उदय की बात करें तो बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष में 16 महाजन पद में बांटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध धर्म के बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से मिलती है। उसमें जो है ना, यदि हम बात करें कौन कौन सा महाजन पद था, तो ये था अंग, जिसकी राजधानी चंपा थी, जो अभी भागलपुर बिहार में है। मगध या गिरिराजवर पटना बिहार में है, और काशी वाराणसी इसकी राजधानी। वाराणसी के आसपास उत्तर प्रदेश में। वतस की बात करें तो ये कौशाम्बी इलाहाबाद वाला एरिया में आज उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कौशाम्बी राजधानी थी। और बज्जी की राजधानी वैशाली, जो विदेह या मिथिला के नाम से जाना जाता है, जो मुजफ्फरनगर और दरभंगा वैशाली के आसपास क्षेत्र में है। वही जो है ना कौशल, जो कि श्रावस्ती राजधानी थी। ये श्रावस्ती अभी फैजाबाद जिसे जो है अयोध्या नाम दिया गया है, ये उत्तर प्रदेश में है। अवंती इसकी राजधानी उज्जैन या महिषमती, ये मध्य प्रदेश मालवा वाला क्षेत्र में पड़ता था। वहीं पे बात करें, वहीं पे जो है ना मल की राजधानी कुशावती थी, और ये देवरिया बस्ती नगर गोरखपुर वाला क्षेत्र था। और पंचाल की बात करें तो अहिच छत्र राजधानी थी पंचाल की, और ये बरेली बदायूं फर्रुखाबाद वाले एरिया में पड़ता था। अहिच छत्र या कंपिल भी कहते थे।
चैदी इसकी राजधानी शक्तिमती थी, जो बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश के एरिया में है। और कुरु की बात करें तो इंद्रप्रस्थ, ये दिल्ली मेरठ हरियाणा वाले क्षेत्र में है। और कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। मत्स्य की राजधानी विराटनगर यानी कि जयपुर, अलवर मत्स्य यानी कि राजस्थान वाले एरिया में है। वही बात करें कम्बोज की बात करें तो इसकी राजधानी हाटक होती थी, ये राजौरी और हजारी क्षेत्र में था। सुरसैन की राजधानी मथुरा थी, ये मथुरा उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र हैं। असमक की बात करें, इसकी राजधानी पोटली और पोतन थी, ये गोदावरी नदी के दक्षिण भारत में एकमात्र जनपद था जो असमक था, जिसकी राजधानी पोटली थी और ये गोदावरी नदी किनारे थी। वही गंधार की बात करें तो ये तक्षशिला इसकी राजधानी थी। रावलपिंडी और पेशावर ये पाकिस्तान वाला एरिया में है।